प्रिय छात्रों, संस्कृत सुरभि में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज प्रस्तुत है रुचिरा भाग 3 का पंचदशः पाठ प्रहेलिका। हिंदी में आप पहेलियाँ तो बहुत बूझते और बुझाते होंगे। पहेलियों का ही संस्कृत नाम है प्रहेलिका। और ये पहेलियाँ जो हैं, ये प्रहेलिकाएँ जो हैं, वो मनोरंजन की बहुत पुरानी विधा है। ये कोई नई नहीं है। ये प्रायः विश्व की सारी भाषाओं में मिलती हैं। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को अत्यंत समृद्ध किया है। पहेलियाँ जहाँ हमें आनंद देती हैं, वहीं समझबूझ की हमारी जो मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया है, उसको तीव्रतर बनाती हैं। तो इस पाठ में संस्कृत पहेली का बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। देखिए बच्चों, लिखा है, पूछ रहे हैं, आप बताइए, आप सोचिए पहले कि कस्तूरी कस्मात् जायते। कस्तूरी एक पदार्थ है, उसके बारे में बात हो रही है कि कस्तूरी किससे जायते माने उत्पन्न होती है। को हन्ति, कौन मार डालता है, करिणाम कुलम, हाथियों के कुल को। हाथियों के कुल को या खानदान को हन्ति, कौन मार डालता है। कुल का अर्थ यहाँ समूह है, मतलब हाथियों के समूह तक को भी कौन मार डालता है। किम कुर्यात् कातरो युद्धे, कातर माने परेशान व्यक्ति को, युद्ध में, किम कुर्यात्, क्या करना चाहिए या क्या करता है ना। तो इसका आंसर है मृगात् सिंह पलायते, मतलब मृग से सिंह भाग जाता है। अब ये लास्ट आप लाइन देखेंगे, मृग से सिंह भाग जाता है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। एक्चुअली ये तीनों ही इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हैं। पहले का कस्तूरी जायते कस्मात्, तो आंसर है यहाँ से मृगात, मृग से। एक हिरन होता है कस्तूरी मृग जिसको कहते हैं, उसकी कहते हैं उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, तो उसे इसीलिए उसको कस्तूरी मृग कहा जाता है। तो कस्तूरी जायते कस्मात्, तो आंसर होगा मृगात माने मृग से। दूसरी पंक्ति को हन्ति, कौन मार डालता है, करिणाम कुलम, हाथियों के कुल को। आंसर है सिंह। सिंह मतलब यहाँ पे इसका उत्तर दिया गया है सिंह। सिंह जो है हाथियों के कुल को मार डालता है। किम कुर्यात् कातरो युद्धो, कातर माने परेशान व्यक्ति को, व्याकुल व्यक्ति को युद्ध में क्या करना चाहिए। लेकिन आंसर ऐसे दिया पलायते, मतलब वो भाग जाता है, मतलब भाग जाना चाहिए, ऐसे ही हम समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पहेली जो है आपका जो है उसका हल हो गया, इसी में आंसर दिया हुआ है। और दूसरी देखिए पहेली, सीमंतनीषु का शांता, राजा को अभूत गुणोत्तमः विद्वद्भिः का सदा वन्द्या अत्रैवोक्तं न बुध्यते। मतलब देखिए, सीमंतनीषु माने नारियों में, का शांता, कौन शांत स्वभाव की थी, कौन शांत थी। तो इसका इस पहेली का आंसर जो है हर पंक्ति का पहला वर्ण और लास्ट का अंतिम वर्ण दोनों को मिला देंगे तो उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। जैसे इसमें सी और इसमें ता है, लास्ट में पहले सी और ता है, दोनों को मिला देंगे सीता बन जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सीमंतनीषु माने नारियों में, सीता शांता, सीता शांत स्वभाव की थी। इसी प्रकार ये जो दूसरी पंक्ति है, राजा को अभूत गुणोत्तम, गुणों में उत्तम, गुणोत्तम गुणेषु उत्तम, गुणों में उत्तम राजा को अभूत, कौन हुए। तो इसका आंसर भी इसी पंक्ति में है। इसका भी पहला वर्ण रा और अंतिम वर्ण म, राम अर्थात राम हुए, है ना। तीसरी पंक्ति में देखिए, विद्वद्भिः का सदा वन्द्या, विद्वानों के द्वारा कौन सदा वंदनीय होती है, विद्वान जन किसकी सदा वंदना करते हैं। तो इसका भी आंसर है पहला वर्ण देखिए वी और अंतिम है द्या, विद्या। विद्वान जन
सदा विद्या की ही पूजा करते हैं, वंदना करते हैं। थर्ड देखिए, कम सम जघान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा के दार पोषण रता कम बलवंतम न बाधते शीतम। अब पहले हम इसका सीधा सीधा अर्थ देख लेते हैं और फिर देखेंगे मतलब क्या पूछ रहे हैं, देखते हैं पहले। कम समजघान कृष्ण, कृष्ण ने कम समजघान किसको मारा, है ना। तो इसका आंसर इसी पंक्ति में है, किसको मारा। इसमें पहला और दूसरे वर्ण को मिलाएंगे तो आंसर हो जाएगा कंस, कंस को मारा। दूसरी पंक्ति देखिए, का शीतल वाहिनी गंगा, मतलब शीतल धारा वाली गंगा। यहाँ का मतलब कहाँ समझना चाहिए, कहाँ है। तो इसका आंसर है का और शी, काशी। काशी माने बनारस, बनारस में है। शीतल वाहिनी गंगा का मतलब शीतल धारा वाली गंगा कहाँ है, का मतलब कहाँ है या कौन है, मतलब कौन सी गंगा है। तो उसका आंसर है काशी, जो काशी में बहती हैं वो हैं। के दार पोषण रता, दार माने पत्नी का पोषण करने वाले कौन हैं। तो इसका आंसर है केदार पोषण रता, मतलब जो क्यारियों का पालन पोषण करते हैं। केदार का अर्थ होता है क्यारियाँ, क्यारियों का जो पालन पोषण करते हैं, अर्थात जो खेती के कार्य में लगे, जो अन्न उपजाते हैं, वही जो है दार पोषण रता, वही दार माने पत्नी का पालन पोषण करने योग्य हैं, समर्थ हैं। और कम बलवंतम न बाधते शीतम, किस बलवंतम माने बलवान व्यक्ति को शीतम न बाधते, ठंड जो है परेशान नहीं करती है। तो इसका भी आंसर यही है, पहले को इसमें मिला दीजिए, कम बलवंतम माने जिसके पास कंबल है उसको जो है शीतम न बाधते, उसको ठंड परेशान नहीं करती है। जिसके पास जो कंबलवंत है, अर्थात जिसके पास कंबल है ना, उसको। तो इस प्रकार से यहीं पे इनके आंसर हैं, मतलब पंक्तियों में ही उनके आंसर छिपे हुए हैं। अब देखिए ये चौथा, वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणे त्वगवस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम च बिभ्रन घटो न मेघा। कह रहे हैं कि वृक्षाग्रवासी, वृक्ष के आगे वाले हिस्से पर रहता है, लेकिन पक्षीराज न, वह पक्षीराज गरुड़ नहीं है। मतलब पहेली है ना, इसलिए इस तरह से पूछा जा रहा है। कोई जो है वृक्ष अग्रवासी, वृक्ष के अगले भाग में वासी माने रहने वाला है, परंतु पक्षीराज न, वह पक्षीराज अर्थात गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी, तीन नेत्रों वाला है। न च शूलपाणी, लेकिन वह शूलपाणी अर्थात भगवान शिव नहीं है। भगवान शिव को शूलपाणी कहा जाता है, त्रिशूल धारण करते हैं इसलिए। त्वग वस्त्रधारी, त्वग माने त्वचा, त्वचा के वस्त्र को धारण करता है, अर्थात ऊपर उसके मतलब एक खाल होती है, मोटी खाल होती है, परंतु न च सिद्ध योगी, वह कोई सिद्ध योगी नहीं है। त्वचा का वस्त्र पहनने वाला है, परंतु वह कोई सिद्ध योगी नहीं है। और जलम च बिभ्रन, और पानी को धारण किए हुए, बिभ्रन में ढोता हुआ, धारण किया हुआ है, परंतु न घट, न वह घड़ा है, न मेघ, और न वो बादल है। उसमें पानी है परंतु न वह घड़ा है और न मेघ है। इतना सुन के आपको समझ में आ गया होगा कि ये है नारियल, जो वृक्ष के अगले भाग पर मतलब ऊपर की ओर लगता है। और त्रिनेत्र मतलब उस पर 3 डॉट होते हैं, ब्लैक ब्लैक, है ना, जैसे आंखें बनी हुई हैं, उसे ही कहा है त्रिनेत्रधारी, है ना। और त्वग वस्त्रधारी मतलब ऊपर की जो उसकी जो छिलका होता है ना, वो बहुत ही मोटा और बहुत ही मजबूत होता है, तो उसे कहा है त्वग वस्त्रधारी है, लेकिन वो सिद्ध योगी नहीं है। और उसके अंदर जो जलम च बिभ्रन, और वह जल धारण करता है, मतलब नारियल के अंदर जो है पानी होता है, जब उसको तोड़ते हैं तो जो ताज़ा नारियल होता है हरा वाला, सूखे में तो वो पानी सूख गया होता है, तो वो ये हरे वाले की बात हो रही है यहाँ पे। और जल को धारण करता है, परंतु वह न घड़ा है न मेघ है। तो यह सब
सुनने के बाद क्या लगा कि इसका आंसर है नारियल, है ना, नारियल इसका आंसर है। अब लास्ट है, इसको देख लेते हैं। भोजनान्ते च किं पेयम जयंता कस्य वै सुतः कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। कहने कि भोजनान्ते, भोजन के अंते माने बाद में, किम पेयम क्या पीने योग्य है, अर्थात क्या पीना चाहिए। दूसरा प्रश्न है जयंता कस्य वै सुतः, और वही माने यहाँ कोई वही का कोई विशेष अर्थ नहीं है, ये निपात है ना। जयंत जो है कस्य सुतः, किसका पुत्र था। तीसरी लाइन में है कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, और विष्णु का पद कथम प्रोक्तम कैसा कहा गया है। विष्णु का, भगवान विष्णु का जो पद है वो कैसा कहा गया, उनका जो स्थान है वो कैसा कहा गया है, मतलब उन तक पहुंचना कैसा है। तो इन तीनों का आंसर, ये पहले वाला जो है ना, पहले वाली जो पहेली का उस जैसा ही इसका भी आंसर है। अर्थात ये लास्ट लाइन में इन तीनों प्रश्नों का उत्तर इस लास्ट लाइन में है। जैसे आंसर है देखिए, तक्रम शक्र से दुर्लभम, मतलब शक्र का तक्र माने छाछ या मट्ठा दुर्लभ है, ये कह देते हैं। अब ये बोल देते हैं, बस अर्थ इसी में है, यही आंसर है। कैसे, देखिए पहला भोजनान्ते च किं पेयम, भोजन के बाद में क्या पीने योग्य है, तो तक्रम, तक्रम माने छाछ या मट्ठा, लस्सी जिसको कई जगह कहते हैं, यही पीना चाहिए, वही, ये नुकसान नहीं करती मतलब भोजन के बाद। जयंता कस्य वै सुतः, जयंत किसका पुत्र था, तो वो था शक्रस्य, अर्थात इंद्र का। जयंत इंद्र का पुत्र था। और कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु का पद कैसा कहा गया है, तो उसका आंसर है दुर्लभम, अत्यधिक दुर्लभ। दुर्लभ माने कठिनाई से प्राप्त होने योग्य, तो विष्णु का पद अत्यंत दुर्लभ है। तो बच्चों इस प्रकार से इन सभी प्रहेलिकाओं का अर्थ और जो है हमने आपको समझा दिया। आप बूझ गए होंगे, प्रहेलिका बूझ ही जाती है ना, तो आप बूझ गए होंगे। और बच्चों यहाँ पे भी इसका हिंट संस्कृत में लिखा है, दिया हुआ है, और अब तो आपको ज़रूरत ही नहीं इसकी, मैंने बता ही दिया। अब ये शब्दार्थ हैं बच्चों, इन्हें कर लेना, ये भी हैं, ठीक है। और अब इसके बाद अभ्यास है ना, 30 सेकेंड बाद अभ्यास भी कर लेते हैं। देखिए बच्चों, ये अभ्यास के प्रश्न, पहला है श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। श्लोक के जो अंश ये दिए हुए हैं, इनमें जो खाली स्थान है ये सब उनको भरना है। तो मैंने भर दिया है, आपको समझा देती हूँ। देखिए लिखा है, ये श्लोक में से ही बस श्लोक की लाइन देखिए और अपने आप ही इसको आप कर सकते थे। सीमंतनेषु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तम। खो देखिए, कम संजघान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा। उस लाइन को पूरा करना है श्लोक में से देख कर। गो केदार पोषण रता कम बलवंतम न बाधते शीतम। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, है ना। इसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, श्लोकांशा नाम योजित। श्लोक के अंश इधर और इधर दोनों खंडों में दिए हुए हैं, तो उनको हमें जोड़ना है, सही टुकड़े से, उन श्लोक के सही टुकड़े से उनको मिलाना है, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं। देखिए इधर है, पहले देखिए पढ़ लेते हैं। किम कुर्यात कातरो युद्धे विद्वद्भि कहा सदा वंद्या कम संजघान कृष्ण कथम विष्णु पदम प्रोक्तम। और इधर दिया है अत्रैवोक्तम न बुध्यते तक्रम शक्र से दुर्लभम मृगात सिंह पलायते काशी तल वाहिनी गंगा, है ना। तो चलिए अब हम इनको मिला देते हैं। देखिए, किम कुर्यात कातरो युद्धे, और इसके आगे इसमें मिलेगा मृगात सिंह पलायते। दूसरा है विद्वद्भि का सदा वंद्या, विद्वानों के द्वारा कौन सदा वंदनीय है। दूसरा मिलेगा इससे अत्रैवोक्तम न बुध्यते, यही कहा गया है किंतु पता नहीं चल रहा है। उसके बाद है थर्ड, कम संजघान कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा, तो इसको मिलाएंगे काशी तल वाहिनी गंगा, इससे काशी तल वाहिनी गंगा से मिला दो।
फोर्थ है कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु का पद कैसा कहा गया है, तो उसकी लास्ट लाइन है तक्रम शक्र से दुर्लभम। ठीक है, तो ये इसको मिला, इससे मिला दिया। अब बच्चों ये थर्ड क्वेश्चन है, उपयुक्त कथना नाम समक्षम, जो ये सारे कथन दिए हैं, अगर ये उपयुक्त हैं तो इनके सामने लिखना है आम। उपयुक्त माने ठीक हैं तो, और अगर अनुपयुक्त हैं, अगर ठीक नहीं हैं, तो इन कथनों के सामने न लिखना है। तो पहला है, जैसा एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सिंह कैरणाम कुलम हंति, सिंह हाथियों के कुल को मार डालता है, सही बात है, इसलिए लिखा है आम। अब क कातरो युद्धे युध्यते, कातर युद्ध में युद्ध करता है, ना नहीं करता, ना लिख दो। कस्तूरी मृगात जायते, कस्तूरी मृग से उत्पन्न होती है, कस्तूरी मृगात जायते, कस्तूरी मृग से उत्पन्न होती है, आम, हाँ। गौ मृगात सिंह पलायते, मृग से सिंह भाग जाता है, नहीं भागता, गलत है, तो इसलिए नौ। कंस जघान कृष्णम, कंस ने कृष्ण को मारा, नौ नहीं। तक्रम शक्र से दुर्लभम, आम। ये देखिए ये थोड़ा तिरछा लिखा हुआ है, सही है ये देखिए, ये इससे मिलेगा। और इसके लिए हाँ ब्लॉक नहीं था, थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ, तो ये बनाया है खुद हाथ से। जयंत कृष्णस्य पुत्र, गलत, इसलिए नौ। ठीक है, अब है फोर्थ, संधि विच्छेदम कुरुत, क परिणाम कुलम, है ना। तो यहाँ पे ये जो अनुस्वार है ना, इसका सिर्फ म हो जाएगा और इसमें हलंत, है ना। परिणाम कुलम, म का ही अनुस्वार हो जाता है, मुँह अनुस्वार, म का अनुस्वार हो जाता है, परिणाम कुलम। को अभूत, कह अभूत, अत्रैवोक्तम, अत्र एव उक्तम, अत्र एव उक्तम। वृक्षाग्रवासी, वृक्ष प्लस अग्रवासी। त्वग वस्त्रधारी, त्वक वस्त्रधारी। बिभ्रन, बिभ्रन प्लस नौ, बिभ्रन नौ में हलंत लगा दो और नौ, बिभ्रन नौ। इसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, अधोलिखितानाम पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत, लिंग विभक्ति और वचन लिखना है। एक उदाहरण दे रहे हैं परिणाम के बारे में। परिणाम क्या है, पुल्लिंगम, षष्ठी और बहुवचन। तो यही इधर हमने ये सब लिख लिया है पद ऊपर, पदानि लिंगम विभक्ति वचनम। और इसको अब मैं पढ़ देती हूँ। देखिए कस्तूरी, कस्तूरी है स्त्रीलिंगम प्रथमा एक वचनम। युद्धे पुल्लिंगम सप्तमी एक वचनम। सीमंतनीषु स्त्रीलिंगम सप्तमी बहुवचनम। बलवंतम पुल्लिंगम द्वितीया एक वचनम। शूलपाणि पुल्लिंगम प्रथमा एक वचनम। शक्रस्य पुल्लिंगम षष्ठी एक वचनम। सिक्स्थ क्वेश्चन है विलोम पदानि योजयत। देखिए पहले हम इनको मिला लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं पहले। जायते वीरः अशांता मूर्खै अत्रैव आगच्छति। इधर है शांता पलायते म्रियते कातरः विद्वद्भिः तत्रैव। तो मिलाते हैं। देखिए जायते मैंने जन्म लेता है, इसका जो है विलोम होगा म्रियते मैंने मरता है। वीरः का विलोम है कातरः, वीर माने बहादुर, कातरः माने कायर। अशांता का शांता। मूर्खै, मूर्खै विद्वद्भिः, मूर्खों के द्वारा, मूर्खै मतलब विद्वद्भिः माने विद्वानों के द्वारा। अत्रैव माने यहीं और तत्रैव माने वहीं। आगच्छति आता है और पलायते माने भाग जाता है। तो इस प्रकार ये विलोम पद भी हो गए। अब है आ, सिक्स्थ का आ, समानार्थक पदम चित्वा लिखत। देखो बच्चों ये ना ये तीन विकल्प दिए हुए हैं। परिणाम का समानार्थक लिखना है। जो ये शब्द हैं परिणाम, अभूत, वंद्या, बुद्धते, घट और संजघाना, और यहाँ पे तीन जो है ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से एक सही है, उसको हमें चुन के यहाँ लिखना है। तो परिणाम का होगा ये देखिए गजानाम। अभूत का अभवत, ये देखिए अभवत। वंद्या का होगा वंदनीया। देखिए तीन है तो हम सही वाले को पढ़ लेते हैं, वंदनीया। बुद्धते का है अवगम्यते, अवगम्यते। घटः का कुंभ। संजघान का अमारयत। ठीक है, हो गया।
बाकी पढ़ के टाइम क्यों ख़राब किया जाए। जो सही है उसको चुन लो और यहाँ पे भर दो, यही शॉर्टकट है। ऐसा ही करना चाहिए पेपर में भी। जो आपको पता है कि इसका ये होगा वो देख लीजिए कहाँ है, उसको फटाफट उठा के लिख दीजिए। अब है बच्चों लास्ट क्वेश्चन 7वां। लिखा है कोष्ठक अंतर्गतानाम पदानाम, माने कोष्ठक, ये ना ये कोई एक कहानी है, वही प्यासे कौए वाली कहानी है, और खाली स्थान इसमें बीच बीच में दिए हुए हैं। तो जो ब्रैकेट में जो शब्द हैं उनमें उचित विभक्ति लगा के हमें खाली स्थान में भरना है। तो अब चलिए भरते हैं। देखिए, एकह काकह, ब्रैकेट में था आकाश, इसे बनाया आकाशे। डयमानः आसीत्, उड़ रहा था। तृषार्तः सः, प्यासा वह। जल है ब्रैकेट में, उससे बना दिया जलस्य। अन्वेषणम करोति, प्यास से व्याकुल होकर उसने जल का अन्वेषण माने खोज, करोति माने करता है, खोज करता है। तदा स, तब उसने। घट लिखा है, घटे माने घड़े में। अल्पम जल लिखा है, जलम। अल्पम जलम पश्यति, तब वह घड़े में थोड़ा पानी देखता है। सह डैश था, उपल माने पत्थर, है ना, तो पत्थर के टुकड़े, है ना। तो सह उपल मन से बना दिया उपलान, माने पत्थर के टुकड़ों को। आनी और ला करके, है ना। घट लिखा है, यहाँ से घट से बनाया घड़े, ला करके घटे घटे मने घड़े में। पातियति मतलब डालता है। जलम मने पानी, और यहाँ है घट। ऊपरी आगच्छत मतलब पानी जो है घड़े के ऊपरी, घटस्य लिख दिया। जलम घटस्य ऊपरी आगच्छति, आ जाता है। और यह ब्रैकेट में है काक, तो यहाँ काकह सानंदम, आनंदपूर्वक जलम पीत्वा तृप्यति, आनंदपूर्वक जल पी करके तृप्यति माने संतुष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज सभी पाठ समाप्त हो गए। ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद संधि है। आप चाहेंगे तो मैं इन संधि को, वैसे तो बुक में तो दी ही होती है, पर टीचर के समझाने की बात अलग होती है। आप चाहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं इन्हें अच्छी तरह से आपको समझाऊं या नहीं, ठीक है। तब मैं आपको ये संधि का वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगी, डाल दूंगी। संस्कृत सुरभि चैनल है हमारा, मैं हूँ जयंती, डॉक्टर जयंती, है ना। तो इस प्रकार से आज 8वीं का सारे पाठ जो है समाप्त हो गए। अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आए तो आपको पता ही, अभी तक मैं बोलती आ रही हूँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ढेर सारी शुभकामनाएं 9th के लिए एडवांस में आपको। थैंक यू सो मच।